पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूँ और आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। आज की वीडियो को हम पूरा लास्ट तक कवर करेंगे और आज की वीडियो वन लाइनर पर डिपेंड होगी। जितने भी प्रश्न हैं आपके पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस के, जो कि आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्नों को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। वैसे तो आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको अगर ध्यान दूँ तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हैं जो कि वन लाइनर में रखे गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को आप पूरा लास्ट तक वॉच करिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न देखेंगे कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। तो चिपको आंदोलन को बल किसके नेतृत्व में मिला था? तो सुंदरलाल बहुगुणा को। याद रखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड का चमोली जिला, रेडी गांव। याद रखेंगे, वनों की कटाई को रोकने के लिए जो चिपको आंदोलन चला था। आगे देखते हैं, सेकेंड नंबर की बात करेंगे। भारत की संकटाग्रस्त पादप जाति में शामिल है। आपको बता दूं, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, अगर आपको नहीं जानते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। तो संकटाग्रस्त मतलब कि जो विलुप्त की कगार पर हो रहे हैं, तो संकटाग्रस्त उसी को बोलते हैं। तो भारत की संकटाग्रस्त पेड़ पौधों की में शामिल कौन है? तो ये चंदन का पेड़। चंदन के पेड़ का काफ़ी इसकी लकड़ी का यूज होता है, काफ़ी महंगी लकड़ी भी होती है और इस कारण यह अधिक कटाई होने के कारण यह संकट के स्थिति में आ गई हैं। इसका जगह सबसे ज़्यादा कर्नाटक आदि राज्यों में पाया जाता है। ये भी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे और यही होता है संकटाग्रस्त जो वृक्ष है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यहीं पे मैं बता दूं, यहीं पे आपको संकटाग्रस्त जो पादप है ना और जो जीव जंतु है ना, उनका एक बुक है जिसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। इसी में इसका हम लेखा जोखा रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों? रेड डाटा बुक है, इसमें हम इसका लेखा जोखा रखते हैं। इसी को रेड डाटा बुक बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं, 3 नंबर की बात करेंगे। 3 नंबर आपका क्या कह रहा है कि भारत में कौन से जीवमंडल आवास विश्व के जीवमंडल आवासों के लिए है? तो विश्व के जीवमंडल आवासों के लिए मन्नार की खाड़ी, इसका हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। पश्चिमी घाट के सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? सदाबहार वन वे वन कहे जाते हैं जो सदा हरे भरे होते हैं और जहाँ पे वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है उनको हम लोग शोला बोलते हैं। तो पश्चिमी घाट के सदाबहार वनों को क्या बोलते हैं प्यारे? शोला बोलते हैं। आगे देखते हैं, 5 नंबर की बात करिएगा। 5 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में वनस्पति एवं जंतुओं को सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक विविधता वनस्पति और जंतुओं के प्रति पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में है। बहुत चर्चित प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको एक बता दूं, एक सिंह के गैंडे के लिए कौन सा पार्क स्थित है, प्रसिद्ध है? तो यही है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, और एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, असम राज्य और एक सिंह का गंडा। आगे देखते हैं, आपका 7 नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर की बात करेंगे कि स्थान, लोग, वस्तु व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो आपको पता है ना, जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए उसी को क्या बोलते हैं? पर्यावरण। इसी को तो मैंने संधि विच्छेद करता था तो बताता था आपको, परिधन के आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ से, आवरण मतलब घेरे हुए। जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए वही हमारा क्या है प्यारे? पर्यावरण है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, सुंदरबन कहाँ स्थित है? आपको यही बताना है। तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों? सुंदरबन की बात पूछे आप तुरंत कहिएगा पश्चिम बंगाल में। आपसे पूछे कि शांत घाटी कहाँ है? तो केरल में। ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, शांत घाटी केरल में। आगे देखते हैं, 11 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे 11 नंबर की बात करते हैं, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति है। तो पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का नाम क्या है? तो सदाहरित। जो पश्चिमी घाट पर वनस्पति पाई जाती है वो सदाबहार वनस्पति कहलाती है और सदा हरा भरा होती है, इसी कारण इसको सदाहरित बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 12 नंबर की बात करेंगे। यातायात, भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है? तो याद रखेगा, सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है कौन सी गैस? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। यही जो होती है ना, वाहनों के साइलेंसर से निकलती है, वाहनों के साइलेंसर से। यही कहा है दोस्तों, यातायात से होती है, आपका भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस होती है जो वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है? तो इसको बोलते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। या भट्ठे आदि के चिमनियों से गैस निकलती है, बहुत हानिकारक गैस होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? अगर आपसे व्यावसायिक ऊर्जा का स्रोत पूछे तो कोयला आपका व्यावसायिक ऊर्जा का स्रोत है, आपका तेल ऑयल हो गया, आपका प्राकृतिक गैस हो गया एवं जल ऊर्जा हो गया। इसको आप लोग याद रखेंगे, वाटर एनर्जी। ये सभी क्या हैं दोस्तों? तो यह व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत हैं, इनसे व्यवसाय किया जाता है। ये बातों को याद रखेंगे, जितने भी ऊर्जाएं हैं इनसे व्यवसाय किया। जैसे जल ऊर्जा से क्या होता है आप लोगों को पता है ना, एक देश से दूसरे देश में जो जहाज होते हैं, जल जहाज होते हैं, इनके माध्यम से हम सामानों का आदान प्रदान करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने का काम करते हैं। चलिए
आगे देखते हैं 14 नंबर की बात करेंगे। भूरा कोयला के नाम से पुकारा जाता है। तो भूरा कोयला को क्या बोलते हैं दोस्तों? लिग्नाइटाइड बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, लिग्नाइटाइड बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला है आपका ओजोन छिद्र का क्या अर्थ होता है। आपको बता दें, ओजोन की परत का पतला हो जाना ही ओजोन छिद्र कहलाता है। और ओजोन पत्र जो परत होती है, इसको हम नापते हैं डाप्सन इकाई में, ये भी याद रखेंगे। ओजोन दिवस हम मनाते हैं 16 सितंबर को, ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और ओजोन परत का सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचाता है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, यह हानि पहुंचाती है। तो ओजोन छिद्र का अर्थ होता है ओजोन की परत का पतला हो जाना। और ओजोन परत जो होती है वह पाई जाती है समताप मंडल में। किसमें दोस्तों? तो समताप मंडल में। बहुत महत्वपूर्ण आज की वीडियो है दोस्तों, तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, पर्यावरण की आधुनिक एक समस्या है। तो पर्यावरण की एक आधुनिक मतलब आज के समय में क्या समस्या है? ओजोन परत का ह्रास। बिल्कुल, आज की डेट में ओजोन परत का ह्रास भी एक समस्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव भी है, और वैश्विक उष्मीकरण भी है। जो वैश्विक उष्मीकरण जो होता है ना दोस्तों, इसी को बोलते हैं आपका ग्लोबल वार्मिंग। याद रखेंगे, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ये भी याद रखेंगे। जो ग्लोबल वार्मिंग होता है ना, इसके लिए ग्रीन हाउस गैसें उत्तरदायी होती हैं, आपको बता दूं। और ग्रीन हाउस गैसें में कौन सी गैस होती है? NO2 होता है, CO2 होता है, CFC होता है, और CH4 मीथेन होता है, और H2O जलवाष्प होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, और यही होता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, विश्व का वह भाग जहां मानव अधिवास अस्थाई है कहलाता है। तो याद रखेंगे, जहां पे मानव निवास करता है या अस्थायी रूप से वहां पे वो अपना आवास बना लिया है, वह भाग क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है यूक्यूमेन। क्या कहलाता है दोस्तों? यूक्यूमेन कहलाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं यूक्यूमेन। आगे देखते हैं, 18 नंबर की बात करेंगे। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। तो जो आपका पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने की दिया था? तो चार्ल्स एल्टन ने। कौन दोस्तों? चार्ल्स एल्टन ने। आगे देखते हैं, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो याद रखेंगे, जो पारिस्थितिकी असंतुलन है, इसका कौन कारण है? तो वनोन्मूलन। याद रखेंगे, दिनों प्रतिदिन जो पेड़ों की कटाई हो रही है, यही आपका पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो जो आपके समुद्री वातावरण होता है ना, इसमें मुख्य रूप से प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो आपको याद रखेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो काफ़ी एक अलग नाम है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा और इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा भी। चलिए आगे देखते हैं, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। आपको मैंने कई बार ये चीज़ें बता दिया है दोस्तों, जब आपका सिलेबस मैं कवर करा रहा था। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, तो आपको कमेंट बॉक्स कर रहे हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से आप सारे क्लास को देख सकते हैं। तो परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होता है प्यारे? सीधा होता है। चलिए 22 नंबर की बात करते हैं। 22 नंबर कह रहा है आपका कि विज्ञान की वह शाखा जो पादप एवं प्राणियों का वातावरण से संबंध को दर्शाती है, वह क्या कहलाता है? तो पादप, और इसके बाद क्या है दोस्तों? प्राणी। याद रखेंगे, पादप मतलब पेड़ पौधा, और प्राणियों मतलब जीव जंतु। तो जीव जंतु और प्राणियों के बीच जो संबंध को दर्शाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग पारिस्थितिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे? तो उसको हम लोग पारिस्थितिकी बोलते हैं। बातों को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 23 नंबर की बात कर रहा है कि पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिकी कारकों को क्या कहते हैं? तो जो पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिकी कारक होता है, इसको हम लोग मृदि बोलते हैं, या इसको हम लोग अलग नाम से मृदा के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे ले चलते हैं, 24 नंबर की बात करते हैं, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तो अगर याद रखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र तो सभी है, आपका विशाल भी है, छोटा भी है, और लघु भी है, लेकिन सबसे अस्थायी जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, वो समुद्र होता है। याद रखेंगे। और आपको मैं एक बात और बता दूं, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक बार तो ऐसा प्रश्न बना है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है, और उसमें ऑप्शन आपका था धान का खेत। जो धान का क्षेत्र है ना, यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। क्यों? क्योंकि इसको मनुष्य उगाता है और मनुष्य इसको तैयार करता है। तो जो मनुष्य तैयार करता है वह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि सबसे अस्थायी, याद रखेंगे, जो आपका धान का खेत है क्या है? अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। लेकिन यहीं पे अस्थायी पूछा है, तो आपका समुद्र जो है ना प्यारे, वह अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। 100 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, 25 नंबर की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 नंबर कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान
प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में कौन सा काम करता है? तो याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्णहरित, या इसी को बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल के कारण ही पौधे की जो पत्तियां होती है ना, पेड़ की पत्तियां होती है ना, वो सदैव हरी भरी होती हैं। एक पॉइंट आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर की तरफ चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है किससे? याद रखेंगे तो जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो होता है ना, वो सर्वाहारी का होता है। आपको मैंने बताया था ना कि जो आपका लिंडमैन का नियम है 10% का, आप लोग जानते हैं कि एक दूसरे में जाने पर जो 90% ऊर्जा होती है इसका ह्रास हो जाता है, केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। तो यहीं से प्रश्न की उत्पत्ति होती है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसका होता है? तो सर्वाहारी का। सर्वाहारी को फिर एक दूसरा खाता है, उसको दूसरा खाता है, उसको दूसरा खाता है। सर्वाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो जाता है। तो यही कहा है ना यहाँ पे कि उच्चतम पोषण स्तर किसका होगा? तो सर्वाहारी का होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। सर्वाहारी में कौन आएगा? गाय, भैंस, बकरी, आपका हिरण, घोड़ा, ये सभी सर्वाहारी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। पौधे के किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? आपको मैंने बता भी दिया दोस्तों, याद रखेंगे। सूर्य के प्रकाश के किरणों में प्रकाश के किरणों की उपस्थिति में होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। और पौधों की हरी पत्तियों द्वारा होता है प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है ये होती है। और इसी के फलस्वरूप जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ना जो दोस्तों, जो ये प्रोसेस होती है ना, यह पेड़ पौधे के भोजन बनाने की प्रोसेस होती है और यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो पौधे की हरी पत्तियों के द्वारा, आपको मैंने बता दूं, एक बार यूपी टेट में ऐसा प्रश्न बना है ना कि उसमें ये दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पेड़ के पौधों में पौधों की पत्तियों में, ऐसे ऐसे दिया है। तो उसमें ऑप्शन आपका सही था पेड़ पौधों की हरी पत्तियों में। तो याद रखेंगे जो भरे पेड़ पौधे होते हैं ना वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ना कि जो सूख गए हैं और जो अभी जीवित नहीं है तो वह नहीं कर पाते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरित लवक में। बिल्कुल, ये भी आपका एक साल का बना हुआ प्रश्न है कि हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। कितने लोगों को नहीं पता होगा इसलिए ये ऑप्शन दे देता है, हरित लवक में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन का निर्माण करता है। आगे देखते हैं 29 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 नंबर कह रहा है कि मृतजीवी जीव किस पर आधारित रहते हैं? जो आपके मृतजीवी जीव होते हैं वह किस पर आधारित होते हैं? मृत एवं अपघटित पदार्थों पर आधारित होते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। जो मृतजीवी होते हैं इसको अपघटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे? अगर आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए, इसको अपघटक बोलते हैं। और अपघटक जो होते हैं ना, ये शाकाहारी और मांसाहारी अर्थात जो मर जाते हैं, जो डेथ बॉडी इनकी होती है ना, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। तो यही कहा है कि मृतजीवी जीव किस पर आधारित होते हैं? तो मृत एवं अपघटित पदार्थों पर यह आधारित होते हैं। इन पर ये डिपेंड करते हैं, इनका भोजन इन्हीं पर डिपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर की बात करिएगा। शेर हो गया, पक्षी हो गया, सांप एवं वृक्ष, ये क्या है दोस्तों? तो ये आपके जैविक कारक हैं। जैविक कारक उसे बोलते हैं। जैविक कारक क्या होते हैं प्यारे? अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं, सजीव जितने होते हैं ना उनको हम लोग जैविक कारक बोलते हैं। और जो निर्जीव होते हैं ना, आपको मैं यहाँ पे बता भी दूं कि जो आपके निर्जीव होते हैं ना, ये आपके अजैविक कारक होते हैं। इनमें जीवन नहीं पाया जाता है। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 31 नंबर की बात करेंगे। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं कहलाते हैं। याद रखेंगे। तो वन के पेड़ों की छालों पर जो उगे मिलते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उनको हम लोग लाइकेन का नाम देते हैं। आप लोगों को पता है ना, कवक और शैवाल वहां पे आप लोगों को मिलेगा। तो वन के पेड़ों के छालों पर जो उगे मिलते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे? लाइकेन बोलते हैं। ये बातों को याद रखेंगे। जो कि ऐसा उनका आवरण इतना ऐसे गोल में होता है और ऐसे ऐसे उगे रहते हैं, इनको हम लोग लाइकेन का नाम देते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे 32 नंबर का बात करेंगे दोस्तों। 32 नंबर कह रहा है कि वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपको पता है ना, इनको हम लोग बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं दोस्तों? परजीवी। इसको हम लोग नाम देते हैं जू का। जू क्या होते हैं? जैसे कि आपके देखते होंगे जो पालतू पशु होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, आपका गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़ बकरी हो गई, उनके शरीर में या किसी मनुष्य के सर में भी, बाल में भी, याद रखेंगे बहुत लोगों के बाल में भी पड़ जाते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं परजीवी, या इसको हम लोग जू का नाम देते हैं। जू या ढील, इसको हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं ढील। याद रखेंगे, ढील बोलते हैं। ऐसे ढील बोलते हैं, ढील नहीं ढील होगा, ढक्कन वाला ढा होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे 33 नंबर की बात करेंगे। प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है।
जो प्राकृतिक तंत्र है इसके विकास की जो व्याख्या है तंत्र के स्व संतुलन विकास के आधार पर किया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। आपको पता है ना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन गैस होती है ना, वह पेड़ पौधे क्या होते हैं, निर्मुक्त करते हैं। आपको पता होना चाहिए। इसी को हम लोग यूज करते हैं, इसी को प्राणदायिनी गैस का नाम भी दे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर की बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है प्रकाश ऊर्जा में। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। याद रखेंगे, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं 36 नंबर की बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है। आपको पता होना चाहिए, जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, इसको क्रिया को पूर्ण कराने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, CO2, जिसको मनुष्य निर्मुक्त करता है। ये बातें याद रखेंगे। वायुमंडल में CO2 जो होता है यह मनुष्य निर्मुक्त करता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पेड़ पौधे इसका यूज करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस निकालते हैं, तो अभी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। इस चीज़ों को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाता है। मैंने तो आपको बता ही दिया था ना दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। आगे देखते हैं 38 नंबर की बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है नीले एवं लाल रंग की रोशनी में। बातों को याद रखेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक प्रश्न और बता दूं, जो लाल रंग होता है ना, जो सूर्य लाल रंग के उपस्थिति में ना, जो सूर्य का लाल रंग होता है ना, इसकी सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है लाल रंग में। ऐसा प्रश्न आपका बना हुआ है। प्रश्न ऐसे पूछा है कि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कौन से रंग में, तो आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की सबसे अधिक जो क्रिया होती है दोस्तों, वो होती है लाल रंग में। ये बातें याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 39 नंबर की बात करेंगे। 39 नंबर कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णहरिम की भूमिका होती है। तो जो पर्णहरिम होता है इसकी भूमिका होती है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने की। जो पर्णहरिम होते हैं ना, यही प्रकाश किरणों को अवशोषित करने का काम करते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर की बात देखते हैं। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिकी तंत्र को बृहद रूप में क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के किसी सभी पारिस्थितिकी तंत्र को बृहद रूप में हम लोग जीवमंडल का नाम देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, जीवमंडल का नाम देते हैं। यहाँ पे जीवन पाया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि ये 3 भागों में, मैंने ऐसे ऐसे करके आप लोगों को जब क्लास करा रहा था तो वहाँ पे बताया था कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका स्थल मंडल है, ये आपका जल मंडल है, ये आपका वायुमंडल है। तो जहाँ पे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों एक तीसरे को काटे तो यही आपका होता है जीवमंडल, या यहाँ पे जीवन पाया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग बोल देते हैं जीवमंडल, जहाँ पे जीवन संभव हो, या इसको जीवमंडल या इसी को हम लोग जैव मंडल का नाम दे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। तो जो भौगोलिक क्षेत्र होता है ना, इसमें सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको हम लोग जैव मंडल का नाम देते हैं। आपको बता भी दिया। घास भूमि किस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है, तो स्थली में। याद रखेंगे, जो घास भूमि होती है ना, यह स्थल पे पाया जाता है और इसे हम लोग स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल करेंगे। आगे देखते हैं, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील में किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है। याद रखेंगे, तो याद रखेंगे, जो हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील में किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है, तो याद रखेंगे जलकुंभी। जलकुंभी जो होती है ना दोस्तों, याद रखेंगे, यह ऐसा समुदाय होता है ना दोस्तों, यह जो होता है ना, यह पानियों को गंदा भी करता है, मछलियां इससे नष्ट भी होती हैं। याद रखेंगे, जो मछली इस सागर में, जिसका नाम है दोस्तों हैदराबाद की स्थित हुसैन सागर, इसमें जो मछलियां थी दोस्तों ना, यह इनकी मृत्यु हो गई। और यह हुई किसके कारण, तो यह हुई थी आपका जलकुंभी के कारण। जलकुंभी जो होता है ना, यह इससे हानि पहुंचती है पर्यावरण को। क्या हानि पहुंचती है, मैं आपको बता दूं कि इससे मछलियां, जो नीचे की मछलियां होती है वो मर जाती हैं, जल इससे गंदा होता है। और इसके बाद जो मच्छर होते हैं ना दोस्तों, याद रखेंगे, मच्छर इनमें बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं। मच्छरों का घर बोला जाता है जलकुंभी को। आगे देखते हैं 46 नंबर की बात करेंगे। हमारे पर्यावरण का अजैविक तत्व है, तो आपका वायु क्या है दोस्तों, अजैविक तत्व है। आपका मृदा क्या है दोस्तों, तो अजैविक तत्व है। ये चीज़ें आप लोग देखिएगा, वायु हो गया, आपका मृदा हो गया, आपका जैसे कि अजैविक तत्वों में जैसे कि आपका मानव निर्मित वस्तुएं हो गई। मानव निर्मित वस्तुएं जो मनुष्य ने बनाया, जैसे घर हो गया, आपका मकान हो गया, आपका गाड़ी घोड़ा हो गया, सब अजैविक तत्व के एग्जाम्पल में आ जाएंगे।
आगे देखते हैं कि वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक हो गया, मक्खी, केचुआ आदि उनके स्वभाव के कारण पाले जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग टेरेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टेरेरियम बोलते हैं। आगे देखते हैं 48 नंबर की बात करिएगा कि परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। तो जो परितंत्र का गतिक हृदय हृदय आप लोग किसको बोलेंगे? तो ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र को। किसको दोस्तों? तो ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज चक्र को बोलते हैं। आगे देखते हैं अगला 49 नंबर की बात करेंगे। एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियां कछुआ, मेढक होते हैं। तो याद रखेंगे जो एक तालाब परितंत्र होता है इसमें जो बड़ी मछलियां होती हैं, जैसे आपका कछुए होते हैं, आपके मेढक होते हैं, तो बड़ी मछलियां हो गई, आपके कछुए हो गए, मेढक हो गया, जो बड़ी मछलियां होती है ना, ये छोटी मछलियां को खाने का काम करती हैं। क्या करते हैं दोस्तों? ये छोटी मछलियां को खा जाती हैं। कछुए भी होता है, ये भी दूसरे पर आश्रित रखता है। मेढक भी दूसरे कीड़े मकोड़ों को खाने का काम करता है। तो यह किस श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं? तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। आगे देखते हैं 50 नंबर की बात करिएगा। जीवाणु जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को क्या कहते हैं? तो इनको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। जीवाणु को किसके नाम में रखेंगे आप लोग? तो प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में रखते हैं। 51 नंबर की बात देखते हैं कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जीरोफाइटस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइटस कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं पादप वृद्धि सबसे उपयुक्त है तो दोमट मिट्टी में। कितने दोस्तों? याद रखेंगे दोमट मिट्टी में जो पादप वृद्धि होती है सबसे तेजी से होती है। पेड़ पौधे सबसे तेजी गति से वृद्धि करते हैं तो किस में करते हैं? तो आपके दोमट मिट्टी में करते हैं। पेड़ पौधे की वृद्धि की बातें कहा है। आगे देखते हैं 53 नंबर की बात करते हैं। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो याद रखेंगे जो पौधे होते हैं ना, ये कोशिका जल को अवशोषित करते हैं। इनकी कोशिकाएं जल का अवशोषण करती हैं मृदा के अंदर से, भूमि के अंदर से, मिट्टी के अंदर से। चलिए आगे देखते हैं। एक तालाब में परितंत्र में जीव भाग का पिरामिड होता है। तो याद रखेंगे एक तालाब में परितंत्र में जीव भाग का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? उल्टा होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य तंत्र का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। खाद्य तंत्र का पिरामिड सीधा, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों परितंत्र में जीव भाग का पिरामिड उल्टा होता है। आगे देखते हैं खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य जाल में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह एक दिशी होता है, आपको मैंने बताया था। और लिंडमैन का नियम भी बताता है कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है खाद्य जाल में वह 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और किस दिशा में होता है? एक दिशी होता है। आगे देखते हैं एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। मैंने बता दिया ना, लिंडमैन का नियम ही है कि एक खाद्य जाल में एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर ऊर्जा का कितना परसेंट ह्रास होता है? तो 90% ह्रास होता है। केवल ऊर्जा का स्थानांतरण कितने परसेंट होता है? तो 10% ही होता है। आगे देखते हैं सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना अभी आपको मैंने बताया कि चार्ल्स एल्टन ने किया था। आगे देखते हैं अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं सदाबहार वन। याद रखेंगे सदाबहार वन पाए जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जो पूरे वर्ष लगभग वर्षा होती है वहीं पे उगते हैं आपके सदाबहार वन। चलिए आगे देखते हैं 59 नंबर की बात करिएगा। उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वह वहाँ वन मिलते हैं। तो याद रखेंगे जहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा होती है और शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहाँ पे आपके वन घास वन के रूप में मिलते हैं, वहाँ पे झाड़ियों के रूप में मिलते हैं। किस रूप में दोस्तों? याद रखेंगे झाड़ियों के रूप में वहाँ के वन कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बातों को याद रखेंगे। आगे देखते हैं वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों व आंधियों का आना आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग बोल देते हैं प्यारे क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षोभ मंडल बोलते हैं। यह पृथ्वी के सबसे पास, याद रखेंगे मंडल का सबसे निचला परत होता है और पृथ्वी के सबसे पास का मंडल होता है, इसे हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं। इसी में सब घटनाएं होती हैं। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 61 नंबर की बात करेंगे। 61 नंबर क्या करा है कि लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या करेंगे? तो दोस्तों याद रखेंगे जो लवणीय मृदा होती है ना, याद रखेंगे इसमें लवण की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, NaCl की मात्रा पाई जाती है। तो जो आपकी लवणीय मृदा होती है ना, इसमें उगने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं हेलोफाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों? हेलोफाइट बोलते हैं, इसको आप याद रखिएगा। चलिए 62 नंबर की बात करिएगा। मृदा परिवर्धन को क्या करते हैं? तो याद रखेंगे जो मृदा परिवर्धन होती है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं मृदा जनन। क्या बोलते हैं दोस्तों? मृदा जनन। इसका मतलब होता है ना कि मिट्टी का परिवर्तन। याद रखेंगे मिट्टी का परिवर्तन, जैसे कि आपके बंजर भूमि है, धीरे धीरे जब वहाँ पे पेड़ पौधों को हटा के वहाँ पे फसल बोना हम स्टार्ट करते हैं तो यही कहलाता है मृदा परिवर्धन। तो मृदा परिवर्धन का मतलब होता है मृदा जनन, मतलब कि उसको याद रखेंगे बंजर भूमि को खादर भूमि में परिवर्तित करने की यह प्रोसेस होती है, इसी को हम
मृदा परिवर्धन का नाम देते हैं। आगे देखते हैं कि मृदा में उपस्थित अपक्षयित होने कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे जो मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ह्यूमस बोलते हैं। नाइट्रोजन यौगिकरण करने वाला जो जीवाणु है इसे कौन सा है, तो आपको बता दें नाइट्रोजन यौगिकरण करने वाला जो जीवाणु है इसे हम लोग बोलते हैं एजोटोबैक्टर। याद रखेंगे एजोटोबैक्टर इसका नाम है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसका नाम क्या है दोस्तों, एजेटोबैक्टर है। आगे देखेंगे दोस्तों, परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। तो जो आपका परितंत्र का गतिक हृदय आप लोग किसे बोलेंगे, तो ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज चक्र को बोलेंगे। किसको दोस्तों, ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज चक्र को बोलेंगे। परितंत्र में होता है, याद रखेंगे परितंत्र में क्या होता है, ऊर्जा तथा खनिज दोनों का हानि होता है। याद रखेंगे तो परितंत्र में ऊर्जा तथा खनिज दोनों का ह्रास होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है, तो लिंडेमान। याद रखेंगे लिंडेमान का 10% का नियम प्रसिद्ध है, आप लोगों को मैंने बताया भी। आगे देखते हैं 68 नंबर की बात करते हैं, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है दोस्तों, सूर्य की प्रकाश किरणें। यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। जो यहाँ से आपके उत्पादक होते हैं ना, वो आप प्रकाश किरणों को लेकर अपना भोजन बनाते हैं, और उत्पादक को आपके प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक तृतीयक ऐसे खाते रहते हैं, और लास्ट में उसको खत्म करने का काम करते हैं अपघटक। याद रखेंगे पर्यावरण का सफाई कर्मी किसको बोलते हैं, तो अपघटक को बोलते हैं। आगे देखते हैं 69 नंबर की बात करेंगे, किसी परितंत्र में होते हैं जैविक तथा अजैविक घटक होते हैं। बातों को याद रखेंगे, किसी भी परितंत्र में आपके जैविक तथा अजैविक घटक दोनों होते हैं। आगे देखते हैं 70 नंबर की बात करते हैं कि जीवमंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं। तो जीवमंडल में एक ही जाति की संख्या को जनसंख्या बोलते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं 71 नंबर की बात करते हैं, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जैव समुदाय बोलते हैं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है इसे हम लोग जैव समुदाय का नाम दे देते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका नाम है दोस्तों, याद रखेंगे पैन। मैंने बार बार आपको बताया भी, और इसका फुल फॉर्म होता है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। याद रखेंगे पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट कौन सा प्रदूषक है, तो याद रखेंगे पैन को हम लोग द्वितीयक वायु प्रदूषक का नाम देते हैं। आगे देखते हैं 73 नंबर की बात करेंगे, धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं में कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है। बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका बीपीएससी में प्रश्न बन चुका है, बिहार टीचर में बना है दोस्तों, याद रखेंगे बीपीएससी में। तो यह मीथेन गैस होती है, वहाँ पे बना था धान के खेत से कौन सी खेत से आपका मीथेन निकलती है। तो याद रखेंगे वहाँ पे आपका गन्ने का खेत, आपका धान का खेत सभी दिया था, तो वहाँ पे आपका करेक्ट था धान का खेत। आगे देखते हैं दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है। तो याद रखेंगे दम घोटू गैस किस गैस को बोलते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को। वाहन के सलेंसर से आदि से निकलता है, भट्ठे के धुएं से निकलता है, चिमनियों से निकलता है जिसको हम सीओ बोलते हैं, इसी को दम घोटू गैस का नाम दे देते हैं। आगे देखते हैं पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला जो चुंबकीय पदार्थ है उसको हम लोग निकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, निकिल बोलते हैं। आगे देखते हैं कि जो महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं। तो याद रखेंगे जो महाद्वीप और महासागर हैं यह प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है। तो याद रखेंगे जो भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगे होती है उसको हम लोग सुनामी का नाम देते हैं, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे सुनामी आती है तो वह जगह है दोस्तों जापान में। कहाँ पे दोस्तों, जापान में। जापान सबसे ज़्यादा पीड़ित है सुनामी से, ये बातें याद रखिएगा। आगे देखते हैं सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतली कर देती है। तो याद रखेंगे सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली जो गैस होती है जो कि आपके ओजोन परत को हानि पहुंचाती है, इसका नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं जो आपका लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग है दोस्तों। तो लाइकेंस किस प्रकार के अच्छे सूचक होते हैं, तो वायु प्रदूषण के। वायु प्रदूषण की जांच कैसे करते हैं दोस्तों, तो लाइकेंस के माध्यम से करते हैं। आगे देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो EMIC के कारण। बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग 3-4 बार यूपीटेट में बन चुका है। इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। कहाँ हुई थी, तो भोपाल में। और भोपाल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का एक शहर है, ये बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं इटाई रोग किसके कारण होता है। तो इटाई रोग जो होता है वह कैडमियम के कारण होता है। आगे देखते हैं बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना सर्वाधिक होती है। तो बेंजीन के कारण रक्त कैंसर की संभावना होती है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं ओजोन परत सामान्यतः किस मंडल में पाई जाती है। मैंने बता भी दिया, समताप मंडल का हिस्सा है ओजोन परत।
आगे देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो तिब्बत में कैलाश पर्वत से होता है ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान है। आगे देखते हैं 84 नंबर की बात करेंगे, जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है। तो जो आपका जीवाश्म नेशनल पार्क है दोस्तों वह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है, याद रखेंगे मध्य प्रदेश के मंडला जिले में। आगे देखते हैं गोविंद सागर किस बात का जलाशय है, तो याद रखेंगे रिहंद का, ये बात याद रखेंगे दोस्तों रिहंद का। या गोविंद सागर किस बात का जलाशय है, तो रिहंद रिहंद का है। आगे देखते हैं कि प्रवाल विरंजन का परिणाम क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे प्रवाल विरंजन का परिणाम है वह है मृदा जल प्रदूषण का, याद रखेंगे मृदा जल प्रदूषण का है। आगे देखते हैं कि जो आपका बरमुंडा त्रिकोण स्थित है कहाँ पे दोस्तों, याद रखेंगे जो आपका बरमुंडा त्रिकोण जो स्थित है वह कहाँ पे है दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। जो आपका बरमुंडा त्रिकोण है ना दोस्तों, याद रखेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आगे देखते हैं सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो जो आपकी सरदार सरोवर परियोजना है वह गुजरात राज्य से संबंधित है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे बादीपुर प्रोजेक्ट टाइगर किस रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे जो बादीपुर प्रोजेक्ट टाइगर है वह कर्नाटक में है। कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक में। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश कौन है दोस्तों, याद रखेंगे ब्राजील, और भारत की बात करें तो कर्नाटक। दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, भारत की बात पूछे तो कर्नाटक और विश्व की बात करें तो ब्राजील। आगे देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है, तो वेटिकन सिटी है दोस्तों, याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन है, तो वेटिकन सिटी है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है दोस्तों, तो याद रखेंगे गांडवीन है, याद रखेंगे गांडवीन। आगे देखते हैं पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है, तो 14.90 करोड़ किलोमीटर है, या इसको लगभग 15 करोड़ किलोमीटर हम लोग याद रखते हैं या कहते हैं। आगे देखते हैं ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, जो ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है वो डेसिबल इकाई में मापते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि सामान्य बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है, तो सामान्य बातचीत की जो ध्वनि तीव्रता होती है वो 60 डेसिबल तक होती है, 40 से लेकर 60 डेसिबल, याद रखेंगे 40 से लेकर 60 डेसिबल। और इससे ज़्यादा जो ध्वनि होती है ना दोस्तों, याद रखेंगे वह हमें हानि पहुंचाती है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया था, किसने किया था, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन राजीव गांधी के द्वारा किया गया था, राजीव गांधी जी के द्वारा। और 17 सितंबर 1985 कब दोस्तों, 17 सितंबर 1985 को राजीव गांधी द्वारा किया गया था पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन। आगे देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है यह 1986 को, कब दोस्तों, 1986 को अधिनियम पारित किया गया था, इसको ध्यान रखेंगे। गंगा कार्य योजना प्रारंभ किया गया था 1985 में, कब दोस्तों, तो गंगा कार्य योजना कब प्रारंभ किया गया था, तो 1985 में, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना कौन सी है, आपको बताना है दोस्तों, तो याद रखेंगे जो विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना है ना वह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973 की थी, ये याद रखेंगे। यह जो परियोजना थी सबसे बड़ी थी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जो कब लागू हुआ था 1973 में। आगे देखते हैं प्रथम बार किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था, तो याद रखेंगे वह पंचवर्षीय योजना का नाम है चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसमें दोस्तों पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों 100 प्रश्नों के वन लाइनर आपके मैंने कवर किया। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और दीजिए आज की वीडियो से विदा। देखते रहे अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।